Yes, today we are going to study about the best hematologic topic known as iron deficiency anemia. Before we are going to the pathology part, we should understand about the iron metabolism and some about the biochemistry of the iron, how the iron utilized in our body, and what are the requirement and what are the source of the iron in our body. And let's understand the biochemistry first, and then we go through the physiology and then pathology, and then after we go through the pharmacology and link with some medicines and the pediatrics also. एंड लेट्स स्टार्ट द आयरन बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब जो टोटल कंटेंट जो होता है आयरन का हमारे बॉडी में कितना होता है। अगर बात करते हैं टोटल कंटेंट जो होता है वो होता है 3 to 5 ग्राम हमारे टोटल बॉडी में ये रहता है, ठीक है। जिसमें कि अगर बात करते हैं लगभग 70% जो होता है, इसका 70% आरबीसी में होता है, एरिथ्रोसाइट में होता है, एरिथ्रोसाइट्स में ये होता है। और लगभग 5% जो होता है वो मायोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है मसल्स में, ठीक। और नॉर्मली अगर ये बात करते हैं बहुत सारा जो जैसे कि आयरन जो होता है, जैसे अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि हीम आयरन, नॉन हीम आयरन के बारे में, नॉन हीम आयरन के बारे में पढ़ेंगे। जो हीम आयरन होता है नॉर्मली Fe2+ के प्रेजेंट में, मतलब Fe2+ के आयन में प्रेजेंट होता है, और Fe3+ जो मतलब फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको नॉन हीम आयरन कहेंगे। मेनली वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मतलब वो क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है Fe3 फॉर्म में और स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे बात करते हैं कि ये जो नॉर्मली और बात करते हैं जो स्टोरेज जो होता है वो किस किस फॉर्म में स्टोरेज होता है। आयरन का जो स्टोरेज जो होता है या कि वो फेरेटिन फॉर्म में होता है या कि हेमोसिड्रिन फॉर्म में होता है, ठीक है। फेरेटिन या हीमोसिड्रिन फॉर्म में होता है। लगभग जो ये जो बात करते हैं 15 से 24% जो होता है स्टोरेज फॉर्म में होता है, जिसका 2/3 जो होता है वो होता है आपको फेरेटिन फॉर्म में, और उसका 1/3 होता है आपके हीमोसिड्रिन फॉर्म में, ठीक। और जो बहुत सारे मतलब बहुत कम अमाउंट में जो आयरन होता है वो ट्रांसफेरिन के साथ, हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफेरिन क्या होता है। ये ट्रांसफेरिन के साथ लगभग 0.1% जो होता है आयरन इससे बाउंड होते हैं, ठीक। और बहुत सारा जो ये आयरन होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन्स में चाहे इंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। जैसे बात करते हैं सेवरल प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स में ये प्रेजेंट होता है। अगर इंजाइम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जैंथीन ऑक्सीडेज इंजाइम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक। कैटलेज में ये प्रेजेंट होता है, कैटलेज हो गया। फिर अगर बात करते हैं पर ऑक्सीडेज में ये प्रेजेंट होता है। और अप्रॉक्स लगभग 1% जो एक और होता है वो साइटोक्रोम में भी ये प्रेजेंट होता है। और साइटोक्रोम का हम देखेंगे कैसे ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक। तो ये तो नॉर्मली हुआ कि ये टोटल कंटेंट कितना है, कितना इरेथ्रोसाइट में है, कितना आपके मायोग्लोबुलिन में है, स्टोरेज फॉर्म फेरेटिन और हीमोसिड्रिन का कितना है, ट्रांसफेरिन में कितना आयरन रहता है, ठीक। इसके बाद अगर ये कम होता है तो मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर इनटेक कम हो गया, चाहे जो आयरन जो है हमारे बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, चाहे ब्लड लॉस हो रहा है, चाहे रिक्वायरमेंट अगर बढ़ गया है, तो उस बेसिस पे हम पढ़ेंगे कैसे आयरन अपने आप को मतलब एडजस्ट होता है हमारे अंदर, और कैसे आयरन का कब लेवल बढ़ेगा कब लेवल कम होगा। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कुछ बायोकेमिकल फंक्शन अगर देख लेते हैं। बायोकेमिकल फंक्शंस की अगर बात करते हैं कि आयरन की जो फंक्शन है तो वो नॉर्मली जो आयरन है दो फॉर्म में है, या कि फंक्शनल फॉर्म में है या कि स्टोरेज फॉर्म में है, ठीक। तो अगर फंक्शनल की बात करें तो यह हीमोग्लोबिन में फंक्शनल है, जैसे कि O2 और CO2 ये सब का ट्रांसफ़र करने मतलब कैरी करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोग्लोबुलिन में होता है, जो अभी बताया है मायोग्लोबिन में, ठीक है। चाहे जो इंजाइम्स के बारे में अभी ये जो हम जिक्र किए हैं, ठीक। और जो बात करें स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो बताए हैं हम फेरेटिन के बारे में हम कहे हैं, फेरेटिन में कहे हैं। फिर और हीमोसिड्रिन में कहे हैं,
हेमोसिड्रीन में ये अपना स्टोर होता है। ठीक, तो ये तो नॉर्मल इसकी बायोकेमिस्ट्री हुई कितना। और अगर थोड़ा सा एक और इससे हट के एक और बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो एक एडल्ट मेल में इसकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है रोज़ का होता है 10 mg पर डे होता है। ठीक है, ये होता है रिकमेंडेशन है 10 mg पर डे का ज़रूरत होता है। लेकिन वही अगर मेंस्ट्रुएटिंग अगर फीमेल है तो उसमें क्या होता है कि जब ब्लड लॉस होगा तो उसमें आयरन भी लॉस होगा। तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं में जो कंपैरिजन अगर किया जाए मेल से तो आयरन क्या होता है, कम होता है। उसका बेनिफिट है कि मतलब दो बेनिफिट है मेल में, कि मेल में इरिथ्रोपोइसिस चलता, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है वो इरिथ्रोपोइसिस कराता है और आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है। तो एक तरह से वो क्या है कि एक बेनिफिट है। और दूसरा क्या है कि कोई मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होता है मेल में, तो जिसके कारण क्या है कि नॉर्मल जो है आरबीसी का जो लेवल है वो मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। इसलिए आयरन का जो हीमोग्लोबिन चाहे आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, मेल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन मेंस्ट्रुएशन फीमेल की अगर बात करें तो उसमें 18 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। और वही अगर मान लीजिए कि प्रेग्नेंट है चाहे लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट या अपने बच्चे को जो स्तनपान करा रही हैं उसमें जो है लगभग रिक्वायरमेंट है 40 mg पर डे, 40 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल आप बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, आयरन मतलब आयरन मेटाबॉलिज्म का जो नॉर्मल पढ़ते हैं इसके। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम जो आयरन लेते हैं वो क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है कि जो हम कहेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली अगर जो पर्सन एक वेज है और एक होता है नॉन वेज, ठीक है, जो मतलब नॉन वेज मतलब अपने डाइट में ज़्यादा ले रहा है, और एक जो पर्सन है जो नॉन वेज नहीं है, ठीक है, जो कि वेज डाइट अपने अंदर ज़्यादा ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वेजिटेरियन में ये ज़्यादा है। ठीक है, वेजिटेरियन में ज़्यादा है। क्या होता है कि मान लीजिए जब ये अगर कोई पर्सन मीट खाता है, ठीक है, मीट लिया, तो ये जो मीट है उसमें जो भी आरबीसी मायोग्लोबिन है तो उसमें जो आयरन होता है वो होता है Fe2+ फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम अनदर जो कह रहे हैं जैसे कि सब्जी से ले रहे हैं चाहे अन्य जो भी है, तो सब्जी से ले रहे हैं चाहे कोई प्लांट्स प्रोडक्ट से ले रहे हैं, अगर उसमें से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो होता है हमको Fe+3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जब डाइटरी इनटेक हुआ दोनों अंदर आएंगे, ठीक है, और ये अपने जब मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन जो इनका होगा ये डियोडेनम से होगा या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जेजोनम, इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लेकिन एक और बात करते हैं कि मान लीजिए कि जब आप नॉर्मली अब आयरन जा रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका क्या होता है कि वो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है या कि वो बढ़ा देंगे या नहीं तो वो कम कर देंगे। तो जैसे कहते हैं कि एक होता है निगेटिव रेगुलेटर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एंड अनदर इज द पॉजिटिव रेगुलेटर्स ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका निगेटिव रेगुलेटर्स क्या क्या होते हैं। अगर निगेटिव रेगुलेटर्स की बात करते हैं जिससे कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें आप याद करते हैं फाइटेट्स अगर ले रहे हैं, टेनेट्स ले रहे हैं, चाहे कॉफ़ी जो है टेनेट्स ले रहे हैं, चाहे अगर फॉस्फेट्स है, ठीक, या कि ऑक्जेलेट्स है चाहे कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन भी, ये क्या करता है, ये इसका एब्जॉर्प्शन क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या करता है, कम करता है। ठीक, अब बात करते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स के बारे में। तो जितना भी मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स के बारे में। तो पॉजिटिव रेगुलेटर्स मतलब जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है,
उसमें आते हैं नॉर्मली विटामिन सी, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये नॉर्मली क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। दूसरा काम क्या है कि मान लीजिए कि जब इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, या कि सीट्रेट जो कहते हैं, सीट्रेट बढ़ा देता है, चाहे अमाइनो एसिड्स जो है या शुगर्स, ये सब इनका क्या करते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये क्या हुआ, जो आयरन हम इनटेक किए वो आया डिओडेनम में या जिजोनम के फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा किए हैं, ठीक है। और एक है एपिकल और ल्यूमिनल साइड, ठीक है, ल्यूमिनल पार्ट, जैसे ये है ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है, और या एपिकल साइड, और ये है बेसोलेटरल। तो ये साइड जो है बेसोलेटरल है और ये है एपिकल, ठीक। अब क्या किया है, जो एपिकल साइड की जो बात है, मान लीजिए कि यहाँ पे आयरन जो आया, अभी जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं Fe2+ फॉर्म में आया और Fe+3 के फॉर्म में आया, दोनों फॉर्म में आयरन आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब इनकी एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे लगे होते हैं हीम ट्रांसपोर्टर। इनका नाम क्या है, हीम ट्रांसपोर्टर, ठीक। तो हीम ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, ये जो Fe2+ है वो आसानी से इसमें अंदर चला जाता है इंटेरोसाइट में। इसको कहते हैं डिओडेनल म्यूकोजल इंटेरोसाइट सेल, इंटेरोसाइट, ठीक है, डिओडेनल म्यूकोजल इंटेरोसाइट है, ठीक। अब हीम ट्रांसपोर्टर से ये Fe2 जो है, Fe+2 क्या हुआ, अंदर आया, एंट्री किया। लेकिन Fe3+ इसमें एंट्री नहीं करेगा, उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा Fe2+ में। तो Fe2+ में जब इसको कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम रहता है और इस एंजाइम का नाम है फेरी रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है, फेरी रिडक्टेज एंजाइम, ठीक। ये फेरी रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, इस Fe3 को किस में कन्वर्ट करता है, Fe+2 में। Fe3 को किस में कन्वर्ट करता है, Fe+2 में, ठीक। अब जब जैसे फेरी रिडक्टेज एंजाइम की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कुछ नाम बताइए। तो नाम इसमें आ जाएगा साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी क्या करता है, Fe3 को Fe2+ में ये कन्वर्ट करता है। चाहे आप जब आप देखिएगा बुक है रॉबिन्स का, तो उसमें एक और चीज़ दिया है STF3, ये दोनों, ठीक है, कन्वर्सन करते हैं किसका, Fe3 को Fe2+ में। अब जब Fe2+ में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, तब यहाँ पे हैं लगे हैं DMT, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। अब इस डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 से ये क्या होते हैं, Fe2+ एंट्री कर गए, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे Fe+2, ठीक। अब जब इंटेरोसाइट में आ गए तो यहाँ से दो जगह ये जा सकते हैं, मतलब दो पाथवे फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं समझिए कि या कि अगर पहले यहाँ पे इसी इंट्रोसाइट में इसके जो बेसोलेटरल साइड है, ठीक है, इसके सेल में क्या लगे हो रहते हैं, ये थोड़ा समझिए। यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे लगे हैं, इसको हम कहेंगे आयरन सेंसर, आयरन
आयरन सेंसर। आयरन सेंसर सेंस करेगा कि जो है मतलब जो ब्लड में मतलब जो आयरन की, ठीक है, अगर कमी है या ज़्यादा है। अगर कमी होगी तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा ब्लड में। अगर ये मतलब ब्लड में अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ्लूइड में अगर ये ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। और ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, जो Fe2 है, ठीक है, यहाँ पे म्यूकोजल, यही Fe2, ठीक है, जब भी अगर बात करते हैं, मान लीजिए जब भी अगर हम ये बात करेंगे कि स्टोरेज होना है तो वो किस फॉर्म में होगा, Fe3 के फॉर्म में स्टोरेज होगा, और वो फेरेटिन कहते हैं। तो मान लीजिए ये म्यूकोजल फेरेटिन है, या कि सफिशिएंट अमाउंट में है आयरन, ठीक है। तो ये जो आयरन आया है, मान लीजिए ये आयरन है, तो और ये म्यूकोजल, इसको कहते हैं म्यूकोजल फेरेटिन, म्यूकोजल फेरेटिन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, म्यूकोजल फेरेटिन में, और ये स्टोर हो गया। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि जब ये नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो म्यूकोजा होता है वो बहुत कुछ दिन पे क्या होता है कि सब रिप्लेस होने लगता है, फिर नया आने लगता है। इसके चलते क्या होता है, बहुत सारा आयरन इसी स्टोरेज फॉर्म में होता है। तो ये ड्यूडेनल अगर मतलब मान लीजिए कुछ जो ये म्यूकोसा है एलिमिनेट होता है, फिर नया जो बनता है रीजनरेट करता है, तो जो पहले जो अलग हटा है जो लेयर, तो उसमें से बहुत सारा आयरन क्या होता है, लॉस होते हैं। ठीक, तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है कि आयरन फिर बाहर निकला, इसके थ्रू ये लॉस होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, तो आयरन की जब ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे लगे होते हैं इसके बेसोलेटरल साइड पे, ये है बेसोलेटरल साइड, तो बेसोलेटरल साइड पे लगे होते हैं फेरोपोटीन, इनका नाम है फेरोपोटीन। और ये फेरोपोटीन क्या करते हैं कि जो Fe2 को, अब दोनों जो अब जितना भी Fe2 है वो तो अब कॉमन है, तब ये Fe2 है लाया, चाहे ये Fe2 है, तो मतलब ये Fe2 को इधर लाता है, ये Fe2 आया ट्रांसफ़र होने के लिए। लेकिन क्या है कि जो इस ब्लड में इस Fe2 को कैरी करने वाला जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम है ट्रांसफेरिन, जो कि लीवर बनाता है, वो क्या कर सकता है कि ट्रांसफेरिन Fe2 को कैरी नहीं कर सकता है, वो किसको करेगा, Fe3 को कैरी करेगा। तो सबसे पहले इस Fe2 को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, Fe3 में। तो इसके कन्वर्जन के लिए इसी बेसोलेटरल साइड पे एक इंजाइम लगा रहता है, और इस इंजाइम का नाम है, मान लीजिए ये इंजाइम है, इसके बेसोलेटरल साइड पर लगा है, इसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे हेफेस्टीन, ठीक है, इसका नाम है हेफेस्टीन, हेफेस्टीन, ठीक है। हेफेस्टीन कहें या फेरस ऑक्सीडेज कहें, फेरस ऑक्सीडेज, ठीक। या कि जब जैसे मान लीजिए कि ब्लड में जाने पहले क्या होगा कि ब्लड में एक और चीज़ हम पढ़े थे, जब कॉपर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, विल्सन डिजीज जब पढ़े थे, उसमें एक चीज़ थोड़ा सा बताए थे हम कि उसमें क्या है कि एक होता है असेरुलोप्लाज्मिन, असेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। तो असेरुलोप्लाज्मिन वो क्या करता है कि सबसे पहले ये कॉपर के प्रेजेंस में, ठीक है, कन्वर्ट होता है सेरुलोप्लाज्मिन में, और इस सेरुलोप्लाज्मिन को कहते हैं फेरो ऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक। ये सेरुलोप्लाज्मिन क्या करता है, Fe+2 को किस में कन्वर्ट करता है, Fe+3 में, और यही Fe3+ क्या होता है, अब ट्रांसफ़र होता है जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए बोन मैरो में जाना है तो ये बोन मैरो में जाएगा इसी के थ्रू Fe3+, और वो कौन कैरी करेगा इसको, ट्रांसफेरिन, ठीक। अब मान लीजिए अब ये Fe2 इस हेपेस्टीन और फेरस ऑक्सीडेज, चाहे सेरुलोप्लाज्मिन या कह सकते हैं सेरुलोप्लाज्मिन के चलते क्या हुआ, Fe2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में, ठीक। अब Fe+3 में जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जब जब हम जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, तो यहाँ पे ना एक ट्रेन है, समझिए इस बात को, एक ट्रेन है
जिसमें कि 6 डिब्बे हैं। छः डिब्बे हैं, ठीक है। और 6 डिब्बे में हर एक डिब्बे में एक सीट है। मान लीजिए यहाँ पे एक सीट है, एक सीट है यहाँ पे, ठीक है। अब 6 सीट है और यहाँ पे क्या होता है, जब भी Fe3 जब भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने कितने मतलब जाके कितना सीट कवर करेगा, सिर्फ या सिर्फ 2 सीट कवर करता है। Fe+3 सिर्फ 2 सीट कवर करता है और बाकी जो 4 सीट है उसको ये खाली छोड़ता है। और ऐसे ही ये ट्रांसफ़र करता है, जहाँ जैसे मान लीजिए बोन मैरो सेल में, बोन मैरो में ज़रूरत है, इरिथ्रोब्लास्ट सेल को ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये आयरन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक। तो दो मतलब इसको क्या कहते हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि ये अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं ट्रांसफेरिन। क्या कहते हैं, ट्रांसफेरिन। और ये ट्रांसफेरिन कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा लीवर, ठीक है। ये लीवर ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है और ये लीवर से आता है, ठीक। और ये ट्रांसफेरिन क्या करेगा, अब इस आयरन को ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, बोन मैरो सेल में। बस ऐसे जनरल समझिए, किसको ट्रांसफ़र करता है, बोन मैरो सेल को। अब जब बोन मैरो में ये जाएगा और इरिथ्रोब्लास्ट, इसको इरिथ्रोब्लास्ट पे क्या होते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। क्या होते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। अब वहाँ पे ये ट्रांसफेरिन आके बाइंड करेगा। मान लीजिए ट्रांसफेरिन आके यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है। और यहाँ से क्या, 2 यात्री यहाँ से निकले। ट्रांसफेरिन को पहले ये ट्रांसफेरिन को ये क्या करता है, इंटरनलाइज करता है, अंदर आया और इंटरनलाइज करता है, ठीक। अब ये अंदर जाएगा, ठीक। अंदर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ फिर क्या होता है कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन को चाहिए Fe2 का, यहाँ पे फिर Fe+3 आया है, ठीक है। वो जैसे इसमें रिलीज होता है तो Fe3 जो भी अगर फ्री अगर आयंस है वो क्या है, टॉक्सिक है। जितने भी फ्री आयंस है वो टॉक्सिक है, तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपको उसको बचाव करने के लिए, उस सेल का बचाव करने के लिए Fe2+ में ये कन्वर्ट और एपोप्रोटीन से वो बाइंड करेंगे, ठीक। एपोप्रोटीन से बाइंड करेंगे और मान लीजिए जो ये Fe3+ आया और यहाँ पे क्या हुआ, ये कन्वर्ट होगा Fe2 में और Fe2 किसके लिए, हीमोग्लोबिन का ये इसमें फॉर्मेशन होगा नॉर्मल वे में। ट्रांसफेरिन आया, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पर बाइंड किया और जो आयरन है उसका ट्रांसफ़र किया और ये जो आयरन है वो कहाँ एंट्री किया, वो एंट्री कर गया इरिथ्रोब्लास्ट सेल में, ठीक। इरिथ्रोब्लास्ट सेल में अब इसका क्या काम आएगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का काम आएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये है हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी कि कैसे आयरन जो है ट्रांसफ़र होता है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक। आयरन बोन मैरो सेल से फिर ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कुछ जैसे इसमें टर्म है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें आएगा TIBC, ठीक। एक TIBC आएगा, एक आ जाएगा ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ठीक। इसके बाद आएगा सीरम आयरन लेवल, देखेंगे नॉर्मल क्या होता है। तो इसके लिए देखिए TIBC क्या होता है, इसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक ये हाइपोथेटिकल है, मान सकते हैं कि मान लीजिए कि टोटल अगर आयरन अगर बाइंड होना रहता किससे, आप कह सकते हैं ट्रांसफेरिन से, तो वो कितना होता, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो दिया गया स्ट्रक्चर वो दिया गया है 300 to 360 माइक्रोग्राम पर DL, ठीक है। ये इतना नॉर्मली उससे बाइंड करता है, लेकिन वो बाइंड कितने जगह पर करता है, सिर्फ 2 जगह पे,
ठीक है, सिर्फ 2 जगह पे, यहाँ जो बताए थे आपको सीट में। नॉर्मली अगर ये कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये 6 सीट है, तो पूरे 6 सीट पे टोटल कितना बाइंड हो सकता था, टोटल इतना बाइंड हो सकता था, लेकिन बाइंड कितना हो रहा है, सिर्फ 2। तो अगर बात करें ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन, मतलब टोटल कितना है और कितना बाइंड किया है, तो टोटल कितना है सीट 6, और 6 सीट पे कितने बैठे हैं, सिर्फ 2 बैठे हैं, तो मतलब 1/3, मतलब अप्रोक्स 33% जो है उतना बाइंड हो, 33.3%, मतलब इतना इसका जो ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन है वो इतना है। ठीक, अब मान लीजिए कि इतना ये सेचुरेशन है, तो नॉर्मल जो आयरन का जो बाइंडिंग है वो कितना है, 1/3 किसका, इसका 1/3 इंटू या कि 300, या इसको कहते हैं 360। तो अगर बात करते हैं तो लगभग आएगा 100 से लेकर 120 माइक्रोग्राम पर DL। तो इतना नॉर्मल जो सीरम आयरन होता है, ये नॉर्मल इतना होता है। ठीक, तो ये चीज़ हम समझे TIVC क्या होता है, ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन क्या होता है, और सीरम आयरन कितना नॉर्मली होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पैथोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे ये मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे मैक्रोफेज का क्या रोल है इसमें, मैक्रोफेज क्या वर्क करता है, तो इसको हम पैथोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।